हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए लाया हूँ एक और रोमांचक हॉरर कहानी, एल वो मेरी जुबानी। आज की हमारी ये कहानी इतनी डरावनी है कि इसे सुनकर आपको सच में डर का एहसास होगा। जयपुर के भानगढ़ किले के दोस्तों के साथ जो हादसा हुआ वो सबकी रूहें कपा देने वाला है। बस मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर आप कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, जिससे हमारे और आपके बीच कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। और कमेंट में जरूर बताएगा कि ये कहानी आप कहां से सुन रहे हैं और कहानी आपको कैसी लगी। मेरे दोस्तों, आप लोग कहानी तो सुन लेते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोचो, राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा किला है जहां सूरज ढलते ही मौत की गूंज सुनाई देती है। लोग कहते हैं अगर कोई रात के बाद अंदर चला जाए तो वो सुबह कभी लौटकर नहीं आता। भानगढ़ का किला भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक, जहां टूटी दीवारों पर आज भी परछाइयां चलती हैं, जहां हवा में औरतों की चीखें गूंजती हैं और जहां हर पत्थर किसी अधूरी आत्मा की कहानी कहता है। आज मैं आपको उसी किले की रात दिखाने ले चलूंगा। लेकिन याद रखना, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये मौत की गूंज है। रात का समय था। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुप छुप कर निकल रहा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर कोई पत्ता भी हिल जाए तो दिल की धड़कन बढ़ जाए। मेरे दोस्त रवि और अरमान कई दिनों से मुझे छेड़ रहे थे कि भानगढ़ का किला देखने चलते हैं। मैंने हमेशा मना किया, क्योंकि बचपन से ही सुना था कि वहां रात में जाना मौत को दावत देने जैसा है। मगर उस दिन ना जाने क्यों, शायद उनकी जिद या फिर मेरा अपना डर साबित करने का जुनून, शायद सब पाप्पू सिक्के, मैं उनके साथ चल पड़ा। हमने कार किले के पास रोक दी। गांव वाले दूर से ही हाथ हिलाकर चिल्लाने लगे, रात के बाद अंदर मत जाना, कोई वापस नहीं आता। उनकी आवाजों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन मेरे दोस्त उस चेतावनी को हंसी में टाल गए। रवि बोला, यार ये सब बस अफवाहें हैं, लोग डराने के लिए कह देते हैं। असली सच्चाई तो आज हम देखेंगे। जैसे ही हमने किले की टूटी हुई मेहराब पार की, अजीब सी ठंडी हवा ने हमारे चेहरे को छुआ। वो हवा सामान्य नहीं थी, उसमें मिट्टी की गंध थी, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा भी था जैसे पुराने जमाने का कोई इत्र जो अब सड़ चुका हो। अंदर चारों तरफ खामोशी थी। दीवारों पर जाले लटके थे और टूटी हुई ईंटों से लगता था जैसे ये किला अभी अभी किसी जंग से गुजरा हो। हम तीनों हाथों में टॉर्च लेकर धीरे धीरे अंदर बढ़ रहे थे। हमारी चाल से ज्यादा तेज हमारी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। हर कदम पर लगता था जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक हमें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे गुनगुना रहा हो। पहले तो लगा कि शायद हवा की आवाज है, लेकिन ध्यान से सुनने पर वो गाना था। आवाज औरत की थी, बेहद धीमी, मगर इतनी साफ कि शब्द सुनाई दे रहे थे। मैंने अरमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रवि ने धीरे से कहा, चलो देखते हैं ये आवाज कहां से आ रही है। हम टॉर्च की रोशनी के सहारे आगे बढ़े। टूटी फूटी सीढ़ियां चढ़ते हुए हम एक बड़े कमरे में पहुंचे। वहां अंधेरा और भी घना था। जैसे ही हमने रोशनी आगे फेंकी, सब कुछ शांत हो गया। गाना अचानक बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारी मौजूदगी महसूस कर ली हो। तभी कमरे के कोने में हमें सफेद साया दिखाई दिया। लंबे बाल जमीन तक झूल रहे थे और चेहरा ढका हुआ था। वो औरत धीरे धीरे दीवार के सहारे खड़ी थी। उसके होंठ हिल रहे थे, मगर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। हम सब पत्थर की तरह जड़ हो गए। टॉर्च की रोशनी जब उसके चेहरे पर गई तो वह साया पल भर में गायब हो गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। मेरा गला सूख गया। रवि हकलाते हुए बोला, तुम दोनों ने देखा, है ना? ये मेरी आंखों का धोखा नहीं था। हम भागकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने वाले दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक गूंज सुनाई दी। इतनी भारी आवाज कि लगता था पूरा किला हिल जाएगा। कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। हम तीनों रुक गए।
वो आवाज दीवारों से टकराकर बार बार गूंज रही थी। मेरे कान सुन्न हो गए। अरमान डर के मारे जमीन पर बैठ गया। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। रवि ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और चिल्लाया, कौन है वहां? सामने आ। लेकिन उसके शब्द अभी हवा में ही थे कि अचानक पीछे से जोरदार धमाका हुआ। हमने मुड़कर देखा। दीवार का एक हिस्सा खुद ब का हिसात खुद ब खुद गिर चुका था। धूल का बादल उठ गया और उस धूल में कुछ परछाइयां घूम रही थीं। वो इंसान नहीं थे, बल्कि धुंधले साए थे, जिनकी आकृति कभी साफ होती, कभी धुंधली। मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। लगा जैसे जमीन मेरे नीचे से खिसक रही है। हमने बाहर निकलने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद था। लकड़ी का वो दरवाजा, जो पहले टूटा हुआ लग रहा था, अब ऐसे बंद था जैसे सदियों से जड़ा हुआ हो। हमने जोर लगाकर धक्का दिया, लात मारी, मगर वो दरवाजा हिला तक नहीं। कमरे के भीतर फिर वही गाना गूंजने लगा। इस बार आवाज और भी साफ थी, जैसे कोई बहुत करीब बैठकर गा रहा हो। उस गाने में दर्द था, सिसकियां थीं और मौत की गंध थी। अरमान बुदबुदाने लगा, हमें बाहर निकलना होगा, वरना हम यहां फंस जाएंगे, हमेशा के लिए। तभी मेरी टॉर्च झपकी और बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ रवि की रोशनी बची थी। हम तीनों एक दूसरे से चिपक गए। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अब मेरी सांसें तेज हो गईं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अब भी बाहर छलांग लगा देगा। फिर अचानक हवा में वो औरत का चेहरा उभर आया। उसके होंठों से खून टपक रहा था, आंखें खाली थीं और आवाज गूंज रही थी, तुम यहां क्यों आए? मौत को क्यों जगाया? उसकी आंखों की तरफ देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया हो। हिलना मुश्किल था। रवि ने मेरा हाथ पकड़कर झटका और चिल्लाया, भागो! हमने जैसे तैसे खुद को खींचा और दूसरी तरफ की टूटी दीवार से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन बाहर जाते ही हमें लगा कि पूरी दुनिया घूम रही है। आसमान काला हो गया और चारों तरफ सिर्फ वही गूंज थी, कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। हम तीनों उस टूटी दीवार से बाहर कूदे थे, मगर बाहर आकर जो देखा, उसने हमारी रूह तक हिला दी। बाहर वही किला था, वही टूटी दीवारें, वही सुदेती द्वीपसूडी छड़ियां। यानी हम बाहर निकले ही नहीं थे। दरअसल थी, हम जिस तरफ भागे थे, वो भी किले के अंदर का ही हिस्सा था। चारों ओर अंधेरा, ठंडी हवा और सन्नाटा अब और गहरा हो चुका था। अरमान जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, ये जगह हमें जाने नहीं देगी। हम यहां फंस चुके हैं। रवि ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा और चिल्लाया, ये सब झूठ है, कुछ नहीं है यहां। मगर उसकी आवाज इतनी खोखली लग रही थी कि खुद उसके चेहरे पर भी भरोसा नहीं दिख रहा था। अचानक चारों तरफ से औरतों के रोने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ रो रही हों। वो आवाजें दीवारों से टकराकर गूंज रही थीं और हर कोना चिल्ला रहा था। मेरी रगों में खून जमने लगा। हमने टॉर्च की रोशनी इधर उधर फेंकी तो देखा कि जमीन पर लाल धब्बे फैल रहे थे। पहले तो लगा कि शायद ईंटों का रंग है, लेकिन जब मैंने हाथ लगाया तो वो गाढ़ा और गीला था। वो खून था। अरमान चीख पड़ा, देखो, ये सचमुच खून है। रवि उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक उसने खुद चीख मारी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी टांग पर गहरे लाल निशान उभर रहे थे, जैसे किसी ने नाखून गाड़ दिए हों। वो दर्द से तड़प रहा था और बार बार चिल्ला रहा था, कोई मुझे पकड़ रहा है, कोई मेरी टांग खींच रहा है। मैंने और अरमान ने उसे खींचकर उठाने की कोशिश की, मगर जमीन से सचमुच किसी अदृश्य हाथ ने उसकी टांग पकड़ रखी थी। जितना हम उसे खींचते, उतना ही वो नीचे दबता जा रहा था। उसकी चीखें पूरे किले में गूंज रही थीं। मैं घबराकर जोर जोर से मंत्र बुदबुदाने लगा, जो मेरी दादी मुझे सिखाती थीं। पता नहीं क्यों, कुछ देर बाद वो पकड़ ढीली हुई और रवि को हमने किसी तरह खींच लिया। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखों में दहशत साफ थी। हमने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो,
हमें बाहर निकलना ही होगा। हम किले के गलियारों से भागते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, मगर वहां पहुंचकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजा गायब था। वहां सिर्फ एक पत्थर की दीवार थी। हम सब अवाक रह गए। ये कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले यहां दरवाजा था और अब सिर्फ दीवार। अरमान कांपते हुए बोला, ये जगह जेटी जिंदा है। ये हमें मार डालेगी। तभी हवा में अचानक वही औरत का साया फिर से उभरा। इस बार वो और भी भयानक लग रही थी। उसके चेहरे पर खून बह रहा था, आंखें गड्ढों की तरह खाली थीं और उसके होंठ से काले धुएं की धार निकल रही थी। उसने हाथ उठाकर हमारी तरफ इशारा किया। जैसे ही उसका हाथ उठा, पूरा किला हिलने लगा। दीवारें चरमराने लगीं, छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। हमें लगा जैसे पूरा किला हमारे ऊपर ढह जाएगा। हम तीनों चीखते हुए दूसरी तरफ भागे। रास्ते में एक बड़ा सा हॉल मिला। अंदर घुसते ही हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे सैकड़ों लोग वहां खड़े हों, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी डाली तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ धुंध थी, मगर उस धुंध में परछाइयां बन रही थीं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबकी परछाइयां। उनकी आंखें खाली थीं और मुंह से चीखें निकल रही थीं। उनके गले कसे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें फांसी दी हो। अरमान पागलों की तरह चिल्लाने लगा, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। अचानक सब परछाइयां हमारी तरफ पड़ने लगीं। मैं और रवि अरमान को पकड़कर खींचते रहे और किसी तरह उस हॉल से बाहर भागे। बाहर निकलते ही हम एक अजीब सी जगह पर आ गए। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ एक पुराने कुएं के पास मशाल जल रही थी। वो मशाल अपने आप जल रही थी। रवि ने कांपती आवाज में कहा, शायद बाहर निकलने का रास्ता इसी तरफ हो। हम धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे, मगर जैसे ही उसके अंदर झांका, हमारी रूह कांप गई। अंदर से दर्जनों हाथ ऊपर की ओर उठे हुए थे। वो सड़े गले हाथ थे, जिनकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं। उन हाथों से चीखें निकल रही थीं, जैसे सब हमसे मदद मांग रहे हों। अचानक उन हाथों में से एक ने बाहर निकलकर रवि का गला पकड़ लिया। वो हवा में झूल गया, उसकी आंखें बाहर निकलने लगीं। मैं और अरमान ने मिलकर उसे खींचा और किसी तरह छुड़ाया, मगर जैसे ही छुड़ाया, कुएं के अंदर से और भी हाथ बाहर निकलने लगे। हम पागलों की तरह भागे। पीछे से चीखें और गूंज लगातार सुनाई दे रही थीं। कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। भागते भागते मेरी टॉर्च गिर गई। अब सिर्फ अंधेरा था। हमें पता ही नहीं था कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अचानक मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक सब कुछ घूमने लगा। मेरे सामने की दीवारें बदलने लगीं, जैसे हम किसी और ही दुनिया में फंस गए हों। आखिरी बार मुझे याद है, मैंने रवि और अरमान को चीखते देखा। फिर सब अंधेरा हो गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो सुबह हो चुकी थी। मैं किले के बाहर जमीन पर पड़ा था। सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। अरमान मेरे पास ही बेहोश पड़ा था, लेकिन रवि कहीं नहीं था। हम दोनों ने उसे बहुत ढूंढा, मगर उसका कोई निशान नहीं मिला। आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। लोग कहते हैं कि भानगढ़ की रात अपने शिकार खुद चुनती है। उस रात मौत ने सिर्फ रवि को चुना।